हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम नेक्स्ट लेसन पढ़ते हैं क्षितिज का लखनवी अंदाज, जिसका टाइटल है और जो यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। और इनका जन्म 1903 में पंजाब में हुआ था, फिरोजपुर जगह पर। और उन्होंने बीए किया। फिर भगत सिंह और सुखदेव से भी उनका परिचय हुआ, यानी कि वो एक स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी धारा से भी जुड़े हुए थे। और जेल में भी गए वो यशपाल जी। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। तो बच्चों, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ज्ञानदान, कहानियों के संग्रह हैं, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान आदि। और मेनली हम अब आते हैं अपने पाठ के शीर्षक की तरफ। तो उसका शीर्षक है लखनवी अंदाज। इस पाठ में लेखक ने अपने विचारों से, अपने लेख के द्वारा समाज में फैले हुए दिखावे की जो प्रवृत्ति है उस पर व्यंग किया हुआ है कि किस प्रकार से एक लखनऊ के जो नवाब हैं केवल कल्पनाओं से खीरे का स्वाद लेकर उसको फेंक दिया करते हैं, तो और अपनी रईसी का परिचय देते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, अपने शीर्षक पे आते हैं, लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। तो जो हमारी यात्रा की ट्रेन थी, यात्रा करने के लिए जो गाड़ी थी वो यानी कि सीटी दे रही थी, हॉर्न दे रही थी, चलने के लिए तैयार थी। फुंकारना, सीटी देना। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। ये आप सेकंड क्लास में जाएंगे तो थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो नेचुरली पैसे ज़्यादा लगेंगे उस टिकट के। तो जो लेखक थे वो, उन्हें दूर जाना नहीं था ज़्यादा, और भीड़ से बचकर वे एकांत में, लेखक थे यशपाल जी, तो एकांत में वो एक नई कहानी के विषय में सोच सकें और जो प्राकृतिक दृश्य हैं खिड़की से उनका अवलोकन कर सकें। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट ले ली, क्यों बहुत दूर जाना नहीं था, और अपनी कहानी के विषय में चिंतन मनन कर सकने के उद्देश्य से उन्होंने सेकंड क्लास में सफ़र किया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए, क्योंकि वो तो विसल पहले ही दे रही थी ट्रेन जब लेखक पहुंचे थे। तो गाड़ी जो थी छूटने ही वाली थी, तो वो दौड़ के एक खाली डिब्बे में छोटे में चढ़ गए और दौड़ के उन्हें चढ़ना पड़ा। लेकिन जिस उद्देश्य से आए थे कि वो एकांत होगा छोटे डिब्बे में सेकंड क्लास में, लेकिन उनके अनुमान के, उनकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी कि उसमें सुनसान नहीं था। एक लोग एक बर्थ पर बैठे हुए थे। वो थे लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन, बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। जो लखनऊ के नवाब थे सफ़ेद पोशाक में थे और आराम से बिछाकर एक बर्थ यानी एक सीट पर बैठे हुए थे पालथी मारकर। सामने उनके दो चिकने ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जैसे ही लेखक उनके डिब्बे में चढ़ा तो उनको देखकर जो नवाब साहब थे, उनकी इस तरह के उन्होंने भाव दिखाए जैसे कि उनके एकांत चिंतन में कोई बाधा उत्पन्न हो गई हो, और वे इस वजह से असंतुष्ट हो गए। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूद की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में। तो उनके भावों को देखकर जो लेखक ने सोचा कि शायद ये भी
अपने लेखन के लिए कोई विषय में चिंतन मनन में लीन होंगे, या फिर उनके सामने जो खीरे जैसी बहुत तुच्छ सी चीज़ जो थी वो देखकर कि रखी हुई है और वो नवाब आदमी इस तुच्छ चीज़ को खाने के शौकीन है, इसके संकोचवश उनको असंतुष्टि हुई होगी। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो उनके इन भावों को देखकर जो नवाब साहब ने दिखाए कि कोई उन्हें आ गया, कोई नया पैसेंजर, तो उससे उसके साथ जाना है, उत्साह हो, ऐसा नहीं था। तो उनके इन भावों को देखकर लेखक भी उनके सामने कीवर्ड्स पर बैठ गए और उन्होंने अपने आत्मसम्मान को दर्शाते हुए उनसे निगाहें चुरा ली। यानी उन्होंने भी जो नवाब साहब से उनसे आंखें नहीं मिलाई। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो लेखक कहते हैं कि जब खाली बैठे हो तो कल्पनाएं चलती रहती हैं, और ख़ास तौर से एक लेखक के मस्तिष्क में उसका स्वभाव ही होता है चिंतन करना, कल्पनाओं में लीन रहना। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। तो जो लेखक थे तो उनके सामने एक विषय हो गया, नवाब साहब बैठे थे और उनको देखकर असुविधा उन्होंने नवाब साहब ने महसूस की, संकोच महसूस किया। तो फिर उनका जो चिंतन था लेखक का उसी अनुमान में चलने लगा कि क्यों असुविधा हो रही है, या इन्होंने इस तरह का व्यवहार क्यों किया। तो यही सब चिंतन मनन में लग गए, मस्तिष्क में लेखक के चलने लगा। संभव है, तो उन्होंने क्या क्या संभावनाएं लगाई अपने मस्तिष्क में। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मझले दर्जे में करता देखे। तो लेखक के कल्पनाएं चलें कि क्यों लिया होगा, उन्हें सोचा होगा कि इसमें भी नहीं जाते हैं, अकेले आराम से बैठ के चले जाएंगे और पैसे भी बच जाएंगे, किफ़ायत भी होगी सेकंड क्लास का ख़रीद करने के, क्योंकि वो तो नवाब है तो वो तो फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए था, लेकिन पैसे बचाने के उद्देश्य से वो इसमें आ रहे होंगे। तो और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी कि कोई दूसरा भी सफ़ेद उनके साथ मंजिले जैसे मीडियम वर्ग का कोई सफ़र करे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और उन्होंने सोचा कि हो सकता है इन्होंने नवाब साहब ने अकेले सफ़र कर रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उससे समय काटने के लिए खीरे खरीद लिए होंगे कि उससे खा के थोड़ा समय व्यतीत होगा। अब किसी सफ़ेद पेश के सामने खीरा कैसे खाएं? अब कह रहे हैं वो अब कोई नया व्यक्ति आ गया सफ़ेद पोश, यानी तो उसके सामने वो खीरे कैसे खाएं, ये उनको असुविधा हो रही होगी। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। लेखक तिरछी निगाहों से चुपचाप से उनको देखे जा रहे थे। नवाब साहब को बीच बीच में नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। जो नवाब साहब थे वो बाहर की तरफ देख रहे थे, खिड़की से बाहर देखते हुए गौर कर रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया और देखते हुए उन्होंने लेखक को संबोधित करके कहा, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे। तो उन्होंने अपने जो एक व्यवहारिकता होती है नवाब साहब ने वो दर्शाई और उनसे खीरे के लिए पूछा कि आप शौक़ फरमाएंगे, यानी कि आप भी खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। अब लेखक को, क्योंकि पहले आए थे तो उन्होंने तो असंतुष्टि का व्यवहार भाव दर्शाया था, और जो अब व्यवहारिकता का व्यवहार जो नवाब साहब दर्शा रहे थे लेखक को, तो ये बात लेखक को अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक़ फरमाइए। तो लेखक ने जो था उनकी बात को समझ के रेस्पॉन्ड तो कर दिया कि जनाब, धन्यवाद किया और कहा कि आप शौक़ फरमाइए, यानी आप खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर और गौर किया
और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। फिर उनके इस प्रकार का धन्यवाद कहने के उपरांत लेखक के नवाब साहब बाहर देखने लगे और उन्होंने खीरों को तौलिया झाड़ी और खीरों के नीचे बिछा दी। सीट के नीचे से फिर लोटा उठाया, दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और फिर उन्हें तौलिए से पोंछा। फिर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। जैसा कि हम लोगों के यहाँ है कि खीरे खाने से पहले उसका ऊपर का हिस्सा सिर जिसको बोलते हैं काटते हैं, फिर गोदते हैं और उसे घिस के उसके झाग कड़वापन जिसको कहते हैं निकाल देते हैं। उसी तरह ना उन्होंने जो नवाब साहब ने थे उन्होंने भी खीरे का साथ वही प्रक्रिया की और खीरों को एहतियात से फिर छीला उन्होंने। निकालने के बाद कड़वाहट उसकी और फिर करीने से उनकी फांके काट के तौलिए पर सजा ली। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो अगर जो लखनऊ में जो खीरे वाले हैं, खीरे खाने का उनको प्रयोग करने का इस्तेमाल जानते हैं, तो ग्राहक ने के लिए वो सब जो है जीरा मिला नमक और पिसी लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जो वेंडर्स होते हैं स्टेशन पर, उन्होंने उनको नमक मिर्च जीरा मिला हुआ दे दिया। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। नवाब साहब ने खीरा काटा, उस पर वही नमक मिला हुआ जो जीरा मिला हुआ नमक मिर्च था वो बुरक दिया, छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। और फिर लेखक ने उनकी भावभंगिमा, उनके भाव को देखकर उनके जबड़ों का जो चलना था, स्फुरत था, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था उनकी उस प्रक्रिया से कि जैसे वो खीरे के स्वाद से उनके मुंह में क्या हो रहा है, प्लावित हो रहा है, यानी पानी आ गया है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। बोले हमने भी उनको देखा और सोचने लगे कि बनते तो बहुत रईस या नवाबी दिखा रहे हैं और लोगों से बचने के लिए अपनी असलियत के ख्याल से असलियत पर उतर आए, यानी दिखावा कर रहे हैं ये मामूली सी चीज़ खाएंगे खीरा, इतना इनके मुंह में पानी आ रहा है। तो नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का वालम खीरा है। तो नवाब साहब ने फिर उन्हें कहा कि शौक कीजिए मतलब खाइए, ये लखनऊ का बालम खीरा है, यानी प्रसिद्ध है। बालम खीरा मेनली क्या होता है, देसी खीरा होता है, पतला पतला होता है, तो बालम उसको कहते हैं। तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन हम इनकार कर चुके थे। तो कह रहे हैं लेखक कि जो खीरा था उस पर जब नमक छिड़क दिया तो पानी भी निकलने लगा। तो कह रहे उस उन पनीली सी फांकों को देखकर हमारे मुंह में लार आ गई, पानी आ गया, लेकिन पहले तो वो मना ही कर चुके थे धन्यवाद करके, वल्लाह शौक फरमाइए। तो अब उसका आत्मसम्मान भी निभाना उच्च समता जरूरी था। तो फिर दोबारा उन्होंने जब कहा कि वल्लाह शौक कीजिए, तो उन्होंने उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। तो लेखक ने फिर उनको, क्योंकि पहले मना कर चुके थे, तो फिर उन्होंने वही किया, धन्यवाद, इस समय इच्छा नहीं है, तलब मतलब इच्छा नहीं है इसको खाने की, और मेरा जो मैदा है यानी कि जो मेरा पाचन है वह भी थोड़ा कमज़ोर है, तो किबला शौक फरमाए, यानी कि आप खाइए। किबला तो उन्होंने उनको बोल दिया कि आप खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब नवाब साहब थे, उन्होंने सतृष्ण मतलब खाने की इच्छा, तृष्णा होती है प्यास से जो थे भाव में,
आँखों में, नेत्रों में उनके उसको खाने के भाव को लेकर उनकी खीरों की फाँकें थी, उनकी ओर देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, फिर खिड़की की तरफ बाहर देखा और एक लंबी सी सांस ली। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए और उसके बाद उन्होंने एक फाँक उठाई, होठ तक ले गए। फाँक को फिर सूंघा और जो खीरा था उसको सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंदी और उन्होंने सूंघकर अपने नेत्रों की जो पलकें होती हैं उनको मूंद लिया, यानी बंद किया। पलकें मूंद गईं, मुंह में भराए पानी का घूंट गले से उतर गया और जो उनके मुंह में उसके स्वाद के, खीरे के स्वाद के और खुशबू के कारण जो मुंह में पानी आ गया था, उससे ही उन्होंने गले से नीचे उतार लिया, यानी गटक गए। तब नवाब साहब ने फाँक को क्या करा, खिड़की के बाहर छोड़ दिया और वो पानी जो गले में लार आ गई थी उसको ही पीकर उन्होंने खिड़की से बाहर फाँक छोड़ दी। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो इसी प्रकार से उन्होंने जो नवाब साहब थे, उन्होंने खीरे की सारी फाँकें नाक के पास ले जाकर सूंघी और उसका इच्छा से अपने रसास्वादन किया और बाहर फेंक दी सारी फाँकें। तो नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ ली और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हैं यह खानदानी रईसों का तरीका। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने सारी जो थी फाँकें सूंघकर उसका स्वाद चख कर अपने कल्पना में और बाहर तो फेंक दी, और जब तौलिया खाली हो गया तो उस तौलिए से ही अपने हाथ और होंठ पोंछे, जैसे कि हम खाने के बाद पोंछा करते हैं, पोंछ के, और बड़ा ही गर्व, अहंकार, मतलब उन्होंने महसूस करके उनकी आँखों की लालिमा से स्पष्ट हो रहा था, और जैसे कि कह रहे हों कि यही तरीका होता है रईसों के खाने का। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल में थक कर, और फिर इसके पश्चात जो उन्होंने इतनी देर काम किया था, नवाब थे भाई, तो थक कर फिर वो लेट जाते हैं। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। तो यह क्या है, इनकी ख़ानदानी यानी नवाबी जो होते हैं, नवाब हैं, उनकी ये तहज़ीब है और नज़ाकत है और दिखावा है, नफासत है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती? अब लेखक सोचते हैं, विचार आ रहे हैं, कल्पना है उनके भी कि इस तरह से अगर हम खीरे का इस्तेमाल करें, उसकी खुशबू लें, तो सब कल्पना में स्वाद से संतुष्ट होने से सूक्ष्म संतुष्टि तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो ये भावात्मक रूप से यह तरीका तो है, लेकिन क्या इससे पेट भर जाएगा? ऐसा हो सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का सुना। अभी लेखक जो है इस प्रकार की उनकी कल्पनाएं, विचार आ ही रहे थे, क्या इस तरह से उदर पूर्ति होगी, यानी पेट भर जाएगा, तृप्त हो जाएगा। इतने में ही जो नवाब साहब थे उन्होंने डकार ली, जैसे पेट भरने के बाद डकार आ जाती है, इस तरह का उन्होंने शब्द सुना और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकीन, कहते हैं। और डकार लेने के साथ ही नवाब साहब ने फिर लेखक से कहा कि खीरा लजीज होता है, यानी स्वादिष्ट होता है, लेकिन सकील यानी अपच हो जाता, भारी होता, पचता देर में, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। और खीरे के लिए कहा कि नामुराद एक तरह का अपशब्द है, तो उन्होंने खीरे के लिए प्रयोग किया कि मैदे पर बोझ डाल दे, यानी आंतड़ियों पर यानी पाचन पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो लेखक कहते हैं कि उनकी इस तरह की बात को सुनकर कि वही स्वाद आ गया, पेट भी भर गया, और उन्होंने उसका स्वाद का वर्णन भी कर दिया, तो बोले हमारा भी क्या हुए, जो ज्ञान नेत्र थे वो जो थे
खुल गए और हमें समझ में आ गया कि हमारी नई कहानी के लेखक हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है। तो लेखक कहते हैं, जब केवल उसके खीरे की सुगंध मात्र से, उसकी स्वाद की कल्पना से पेट भर गया, डकार आ गई नवाब साहब को, बिना तो फिर तो ऐसा भी हो सकता है, अगर पेट भर सकता है तो फिर बिना विचार और घटना के पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो लेखक ने कहा कि मुझे भी बल मिला कि मेरी कहानी भी हो सकती है बिना घटनाओं के, बिना पात्रों के, मेरी इच्छा मात्र से। तो इस तरह से उन्हें एक जो था नवाब साहब को देख करके एक नई कहानी जो कि उन्होंने लिख दी का शीर्षक मिल गया और कुछ विचार और कल्पनाएं उनके मस्तिष्क में आ गई कि जब खीरे के बिना खाए स्वाद आ सकता है और उस स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है, डकार भी आ सकती है, तो बिना विचार और घटना के पात्रों के लेखन भी हो सकता है, कहानी भी लिखी जा सकती है। लेखक पर प्रश्नों पर आते हैं बच्चों जल्दी से। लेखक को नवाब साहब के किन भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जैसे ही वो चढ़े तो उन्होंने उनकी तरफ देखा ही नहीं। तो और इन्हीं जो अभी बताए हैं ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में, वो आप देख के अपने आप से लिखिएगा। मैं एक्सप्लेन साथ ही साथ करती गई हूँ। इसीलिए नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है वो बता ही दिया कि वो नवाबी और रईसी अपनी दिखा रहे थे, दिखावा कर रहे थे। तीसरा, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं वो बताइएगा। ये तो आप भी बताएंगे। जो लेखक ने कहा कि बिना इसके जब डकार आ गई तो मैं भी लिख सकना, कहानी भी लिखी जा सकती है, तो आप इस बात से सहमत या नहीं हैं? तो कहाँ तक वो लिखिएगा अपने आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहिए? आप इस जो लेख है इसको और दूसरा क्या शीर्षक देना चाहेंगे, यानी इस पाठ का कोई अन्य शीर्षक भी बताइएगा। ये वाला करिएगा 5वां। नवाब साहब द्वारा खीरा काटने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आप इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखेंगे। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? ये छोड़िएगा, खीरे का तो कर ही देंगे। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा सुना हो कभी, तो किसी के बारे में लिखिएगा। क्या सनक का कोई सकारात्मक, ये जरूर करिएगा 7th वाला क्वेश्चन, क्या सनक का कोई बच्चों सकारात्मक रूप भी हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। जैसे कि आप अपने शिक्षा के, अपने अध्ययन के क्षेत्र में कोई सनक लेके उसी के लिए लालायित होकर उस पर चिंतन मनन और करेंगे तो ये एक सकारात्मक पक्ष भी है। सनक क्या होती है? किसी विशेष बात के लिए धुन हो जाना, लगन लग जाना। तो इसको बता दीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए। आप ये अब आपकी ग्रामर तो हमने मोस्टली कराई दी है, तो अब आप भाषा अध्ययन इसमें से करते जाएं। पाठ से जितने भी दिए हैं, जैसे क्रिया के भेद छाट के लिखना है। एक सफ़ेद वो सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, तो क्रिया बताएं कौन सी है, अकर्मक है, सकर्मक है, कौन सी है इन सारे सेंटेंसेस में, क्योंकि अभी तो आप पढ़ के अभी आई हैं। वाच्य मैंने पढ़ाई दी है आपको, उसी के आधार पर ये क्रिया के भेद बताएंगे और क्रिया के कर्म के आधार पर और अर्थ के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो बताएंगे इसमें सभी वाक्यों में, जिससे आपका
जो व्याकरण है, ग्रामर का भी रिवीजन होता जाएगा साथ साथ। ठीक है, चलिए आपका पाठ समाप्त हुआ। और अब आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और जो ना समझ में आए उसको देख लीजिए। नीचे शब्द अर्थ भी दिए हुए हैं इसमें, वो भी देख लीजिएगा। जो ना समझ में आए इसमें देखिए, और उसके बाद इसमें से भी ना हो तो वो फिर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करो अपना इसको सुनना। ओके।